वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करने वाला हूँ। एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम और अदर एग्जाम से रिलेटेड स्पेशल क्लासेस चल रही है। आज मैं आपको साइंस के मिसलेनियस क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड करवाने वाला हूँ। ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज सिचुएटेड इन, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो पीयूष ग्रंथि आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? पीयूष ग्रंथि ब्रेन में होती है, मस्तिष्क में होती है। इसका राइट आंसर आएगा मस्तिष्क में होती है पीयूष ग्रंथि। अब मैं आपको एक नई इंटरेस्टेड बात बताता हूँ कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, बट पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि, मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है वो किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह 13 से ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करती है। कितने हार्मोन पैदा करती है? 13 से ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करती है पीयूष ग्रंथि। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ब्रेन, मस्तिष्क में होती है। हिंदी में ब्रेन्स को मस्तिष्क कहते हैं और यह ब्रेन्स में होती है और इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह 13 से ज़्यादा हार्मोन्स स्रावित करती है। और पीयूष ग्रंथि एक प्रकार की क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या कहेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि ये हार्मोन्स पैदा करती है। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। जितने भी साइंस वगैरह, एनसीईआरटी वगैरह, आपको जो भी क्लासेस वगैरह देखनी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। और इसकी आपको कोई क्वेरीज वगैरह है, आपकी कोई नई अपडेट्स के लिए कोई आपकी क्वेरीज वगैरह है एग्जाम से रिलेटेड, तो आप करेक्ट गुरु का टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किसके अंदर हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर? लार किसके पाचन में काम आती है? लार है वो सलाइवा है वो किसके पाचन में काम आती है? फैट के पाचन में काम आती है, स्टार्च के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में या विटामिन के पाचन में? लार में कौन सा एंजाइम होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन। याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लार किसके पाचन में काम आती है? लार है वो स्टार्च के पाचन में काम आती है। लार क्या काम करती है? स्टार्च को पचाती है। स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं शर्करा। स्टार्च को हिंदी में क्या कहते हैं? शर्करा। लार शर्करा के पाचन में काम आती है। इसका क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लार है वो जो सलाइवा होती है, मुंह के अंदर जो लार ग्रंथियां होती है, माउथ के अंदर सलाइवा ग्लैंड्स होती है, वो क्या काम करती है? स्टार्च को पचाती है। शर्करा जो आप भोजन ग्रहण करते हो उसको पचाना शुरू कर देती है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? जो भोजन का डाइजेशन है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा माउथ से। कहाँ से होता है? मुंह से शुरू हो जाता है क्योंकि मुंह के अंदर लार ग्रंथियाँ होती है। ये आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जितने भी साइंस के क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए हैं। 1997 1997 से अब तक का ये डाटा है। हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 101% आते रहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर हड्डी। आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होगी? फीमर। अब मैं आपको बताता हूँ फीमर कहाँ होती है। फीमर हड्डी है वो जांग में होती है। कहाँ पर होती है फीमर हड्डी? कहाँ होती है? जांग में, जांग के अंदर होती है। और जो टीबिया हड्डी होती है वो कहाँ होती है? टीबिया हड्डी टांग में होती है। टांग के अंदर टीबिया हड्डी होती है। टांग में टीबिया हड्डी होती है और जांग में कौन सी हड्डी होती है? फीमर हड्डी होती है। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर। क्लियर हो गया। अब इसमें जो उलना है ये वगैरह, ये ऑप्शन ऐसा ही है, ये कोई हड्डी वगैरह नहीं होती। तो आपको राइट आंसर पता चल गया, इसका राइट आंसर आएगा फीमर। आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज फ्यूल इन प्रोपेलेंट्स और रॉकेट्स? एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में। ये कह रहा है कि ऐसा ईंधन बताओ, रॉकेट में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? रॉकेट होती है, रॉकेट आप जानते ही हो। रॉकेट है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। रॉकेट चलती है वो न्यूटन के गति के कौन सा नियम है? तीसरा नियम है, गति का नियम। आपको मैं एडवांस बातें, डिटेल से बातें, आपको एक्स्ट्रा बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है वो सब क्लियर हो जाएं, आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। तो आपको मैं बताता हूँ कि रॉकेट में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन प्रयोग किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है रॉकेट में ईंधन डाला जाता है। एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आए हुए हैं और हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। आप ये जो जितनी भी क्लासेज आएगी आपकी 10 15 20 क्लासेज आएगी 1997 से लेके, ये पार्ट सेकंड करवाया जा रहा है। इसका पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आ चुका है चैनल पे, आप चैनल पे जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। ये वो पार्ट रहेंगे जो हर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। आपको समझ में आ गया? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
वाइट लंग डिजीज इज प्रिवेलेंट अमंग द वर्कर ऑफ, जो सफ़ेद फेफड़े की बीमारी, मतलब फेफड़े में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, वो किस कर्मचारी को होती है? किस कर्मचारी का मतलब होता है जो मजदूर, जो कर्मचारी होते हैं, जो काम करते हैं, मजदूर होते हैं, वो कहाँ काम करते हैं, उसकी वजह से सफ़ेद फेफड़े की बीमारी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पेपर इंडस्ट्री, कागज़ उद्योग में काम करते हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं होती। सीमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको भी नहीं होती। कपास की इंडस्ट्री होती है, कॉटन इंडस्ट्री, वहाँ भी नहीं होती। इसका राइट आंसर आएगा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। पेस्टिसाइड इंडस्ट्री वो होती है जहाँ कीटनाशक बनते हैं। क्या बनते हैं? कीटनाशक, जिसको आप बोलते हो जहर, स्प्रे वगैरह, जो भी आप बोलते हो। कीटनाशक जानते हो जो फसलों में छिड़काव किया जाता है जहर का, जैसे कई प्रकार के कीटनाशक होते हैं, उनके अंदर जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको सफ़ेद फेफड़े की बीमारी हो जाती है, मतलब लंग में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसका फेफड़ा लगभग ख़राब हो जाएगा। और मानव शरीर का अगर फेफड़ा ही ख़त्म हो गया तो ऑक्सीजन कैसे लेंगे हम, और ऑक्सीजन कैसे लेंगे तो हमारा जीवन तो मतलब असंभव हो जाएगा। जो ज़िंदगी मतलब एक प्रकार से ज़िंदगी के अंदर बहुत प्रकार की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लंग्स है वो मानव शरीर का फेफड़ा है, मतलब जो फेफड़ा हो गया वो क्या काम करता है? वो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करता है। अगर वो ही उसमें ही प्रॉब्लम हो गई तो फिर तो लाइफ मतलब आप श्वसन तंत्र ही खराब हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोडोफोम इज यूज्ड इन, आयोडोफोम किस में यूज़ होता है? आयोडोफोम एक प्रकार का साल्ट होता है, ये लेबोरेटरी में होता है, आयोडीन से बनता है। किससे बनता है? आयोडोफोम आयोडीन से बनता है। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि आयोडोफोम है उसका यूज़ किस में होता है? उसका यूज़ होता है एंटीसेप्टिक में। किस में होता है? एंटीसेप्टिक आप जानते हो, घाव वगैरह, जो घाव वगैरह हो जाते हैं, चोट लग जाती है तो आयोडोफोम का यूज़ किया जाता है जो मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आयोडोफोम किसके लिए यूज़ होता है? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है घावों को भरने के लिए, घाव चोट लगने पर यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी आपको। एलर्जी में नहीं यूज़ किया जाता, ये भी गलत है। एंटीपायरेटिक होती है जो बुखार में यूज़ होती है, ऐसी मेडिसिन जो बुखार वगैरह में यूज़ होती है उसको एंटीपायरेटिक बोलते हैं। ये दोनों ऑप्शन गलत है, नन ऑफ दीज नहीं आएगा। इसका राइट आंसर आएगा एंटीसेप्टिक। क्लियर हो गया, जिसमें जख्म वगैरह चोट लग जाती है तो उस टाइम आयोडोफोम का प्रयोग किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पर बताए जा रहे हैं। अगर क्लासेज अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, लाइक कमेंट वगैरह जो भी कर दें आप। और बाकी जो इस क्लास की PDF वगैरह और आपको कोई भी क्यूरीज वगैरह है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशंस फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स चेचक का टीका किसने बनाया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो स्मॉल पॉक्स है, जो चेचक का टीका है, वो किसने इन्वेंट किया था? चेचक का टीका किसने बनाया था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आएगा एडवर्ड जेनर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? एडवर्ड जेनर ने, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाया था। किससे बनाया था? गाय के दूध से। किससे बनाया था? गाय के दूध से। आपको कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किस पदार्थ से बनाया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, गाय के दूध से बनाया था। काऊ मिल्क, क्या बोलेंगे? काऊ मिल्क। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो बेंटिक वगैरह नहीं आएगा इसका आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी नहीं आएगा और लुई पास्चर भी नहीं आएगा। चलो इन तीनों ऑप्शन के बारे में, पहले ऑप्शन का तो कोई रोल ही नहीं है, ये तो गलत ही है। तो दो ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक बनाई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक बनाई थी। एंटीबायोटिक जानते हो, कई बार मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक। वैसे मैं आपको बता दूँ, किसी प्रकार की एंटीबायोटिक शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। प्रत्येक एंटीबायोटिक, प्रत्येक किसी प्रकार का जो मेडिसिन है वो बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। तो आयुर्वेद के अंदर जो ट्रीटमेंट है वो कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक को अवॉइड करें, एंटीबायोटिक को लाइफ में कभी भी एंट्री ना दें। तो एंटीबायोटिक बनाई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जनरली आपको बता रहा हूँ, वैसे आपकी जो अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको लुई पास्चर के बारे में बताता हूँ। लुई पास्चर ने क्या काम किया था? किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी? किण्वन प्रक्रिया। आप जानते हो किण्वन प्रक्रिया क्या होती है? फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन मेथड अंग्रेजी में होता है जिस प्रकार चीनी से अल्कोहल बनाई जाती है, शुगर या चीनी से क्या बनाई जाती है? अल्कोहल बनाई जाती है, उसको बोलते हैं किण्वन प्रक्रिया। क्लियर हो गया। अब आपको बताता हूँ, लुई पास्चर ने रेबीज का टीका भी बनाया था। लुई पास्चर ने क्या किया था? रेबीज रोग होता है। रेबीज रोग किससे फैलता है? बिल्ली, कुत्ते, बंदरों के काटने से फैलता है और इसका टीका लुई पास्चर ने बनाया था। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चेचक का टीका किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। इसका राइट आंसर आपको सी ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन काज कैंसर इज, ये बताना है आपको, ध्यान से सुनिए। स्वचालित वाहन कैंसर कैसे पैदा, मतलब जो स्वचालित वाहन होते हैं, जो ऑटोमोबाइल होते हैं, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है कार, स्कूटर, गाड़ी, ट्रक, बसेज, जितने भी जो वाहन होते हैं वो पेट्रोल डीजल से चलते हैं। तो वो कैंसर कैसे पैदा करते हैं? कैंसर क्यों पैदा करते हैं? इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जितने भी ऑटोमोबाइल है वो फॉसिल फ्यूल से चलते हैं। फॉसिल फ्यूल होता है जीवाश्म ईंधन, जिसमें पेट्रोल डीजल यूज होता है। अब आपको पता है वो कैंसर क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि पेट्रोल डीजल में से एक जहरीली गैस निकलती है, उस जहरीली गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको फर्स्ट ऑप्शन
दिखाई दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। और बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या काम करती है, जहरीली गैस है, बट एक प्रकार का पदार्थ भी डाला जाता है पेट्रोल के अंदर, वो कैंसर पैदा करता है। उस पदार्थ का नाम है लेड। क्या है, उस पदार्थ का नाम लेड है। तो आपको ऑप्शन ए नहीं करना। इसने ये नहीं पूछा कि उसमें क्या डाला जाता है, उसमें ये पूछा गया कि जो स्वचालित वाहन है वो कैंसर क्यों पैदा करते हैं, इस लेड की वजह से कैंसर पैदा क्यों होती है, लेड की वजह से। और कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दम घुटता है, इंसान का श्वसन तंत्र खराब हो जाता है। इसलिए बोलते हैं प्रदूषण हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो इसका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। हमें इन पेट्रोल डीजल वाहनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए ताकि हमारी प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचे। बट जो कैंसर पैदा होती है वो होती है पेट्रोल डीजल में मिलाया जाने वाला एक पदार्थ जिसका नाम है लेड। लेड को हिंदी में बोलते हैं सीसा और इसका सिंबल होता है पीबी। यह एक प्रकार की मेटल होती है जो क्या काम करती है, इंसान के अंदर कैंसर को जन्म देती है। कैंसर किसी प्रकार की भी हो सकती है, कैंसर के बहुत प्रकार हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलो मैं 2 ऑप्शन की डिटेल और बता देता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है सी बड़ा ओ बड़ा। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं दम घोटू गैस। सिगरेट के धुएं से भी कौन सी गैस निकलती है, यही गैस निकलती है। कई बार एग्जाम में आता है कि जो सिगरेट होता है, सिगरेट बीड़ी का धुआं होता है, उससे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसके कारण दम घुटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही हार्ट अटैक आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ही क्या आता है, हार्ट अटैक आता है, क्योंकि ये मानव शरीर का जो खून होता है उसके ऑक्सीजन को क्या कर देती है, कम कर देती है। आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन की इतनी डिटेल बता रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लें। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, थर्ड ऑप्शन है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होगा CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन गैस को। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन एग्जाम्पल है, मतलब हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है मीथेन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है। जैसे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है मीथेन, CH4 इसका फॉर्मूला हो गया। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसका आंसर आएगा लेड। इसका आंसर क्या आएगा, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फाउंड इन मोनोजाइट सैंड। ऐसा मिनरल्स बताना है, ऐसा खनिज बताना है जो मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। मोनोजाइट रेत क्या होती है, मोनोजाइट रेत एक खनिज से प्राप्त होती है। उस खनिज, उस मिनरल्स का नाम बताइए जो जमीन से खोद के निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। पोटासियम होता है, बिल्कुल गलत है। यूरेनियम भी नहीं होता, रेडियम भी नहीं होता। इसका राइट आंसर आएगा थ्योरियम। थ्योरियम क्या होता है, मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। थ्योरियम एक प्रकार का क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। थ्योरियम क्या एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे परमाणु बम वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। और थ्योरियम का सिंबल होता है TH। थ्योरियम का सिंबल क्या होता है, TH। पोटासियम का सिंबल क्या होता है, पोटासियम का सिंबल याद रखना K होता है। और यूरेनियम का सिंबल होता है U होता है। और रेडियम का सिंबल होता है RA होता है। रेडियम का सिंबल क्या होता है, RA होता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन, थ्योरियम आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वह पौधा कौन सा है जिसे हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। हर्बल इंडियन डॉक्टर मतलब आयुर्वेद में यूज होता है, सबसे अच्छा प्लांट्स जो आयुर्वेद के अंदर यूज होता है। ज़्यादातर जो बीमारियां हैं वो सिर्फ इसी को खाने से, इसी को पीने से ख़त्म हो सकती है। उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन में दे रखा है आपको मैंगो, नीम, तुलसी। मैंगो आम होता है, गलत है। नीम भी नहीं होता, तुलसी भी नहीं होता। इसका राइट आंसर आएगा आंवला। आंवला एक ऐसा हर्बल इंडियन डॉक्टर है जो आयुर्वेद के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होता है। आंवला सबसे, अगर प्रॉपर मात्रा में अगर आंवले का प्रयोग किया जाए अच्छे तरीके से, टाइम टू टाइम, अच्छे तरीके से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, तो 99% बीमारियां हैं वो सिर्फ आंवला खाने से ठीक हो सकती है। आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सा होता है, विटामिन C होता है। और विटामिन C क्या काम करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। विटामिन C क्या काम करता है, इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाता है। तो आंवले का सेवन करना चाहिए अपने अपने हिसाब से, एक इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से। तो हर्बल इंडियन डॉक्टर क्या काम, हर्बल इंडियन डॉक्टर किसे कहा जाता है, आंवला को कहा जाता है। आपको ये आंसर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड का पीएच मान आपको बताना है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव रक्त का पीएच मान होगा 7.2। ये कंफ्यूज करेंगे ऐसे ऑप्शन आपको, गलत है ये। 7.8 भी नहीं होता, 6.5 भी नहीं होता। राइट आंसर आएगा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा, 7.4। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.4 होगा तो आपको बता दूं मानव रक्त की प्रकृति कैसी होगी। अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वह कैसा होगा, अक्षारीय होगा। तो मानव रक्त का जो बेस नेचर है वो कैसा होगा, अक्षारीय होगा। 7 से कम होगा तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और 7 होगा तो पीएच मान क्या होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल बोलेंगे इसको अंग्रेजी में। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ऐसा अब बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल ग्रंथि की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान से सुनिए दोबारा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया, ग्रंथि नहीं पूछा गया। आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। एड्रिनल ग्रंथि होती है,
या पैनक्रियास ग्रंथि होती है या थायराइड ग्रंथि होती है या लीवर होती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपका पता चले कि आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है नहीं चल रही। इसका आंसर जो सही बताएगा उसकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो करेक्ट गुरु चैनल पे जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लो, अगर क्लासेस वगैरह अच्छी लग रही है, और बाकी जो अदर क्लासेस देखनी है आपको, साइंस वगैरह एनसीईआरटी वगैरह कुछ भी क्लासेस देखनी है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और प्ले लिस्ट में जाके क्लासेस देखो। इस चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें न्यू अपडेट्स के लिए। विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मामाल्स? लार्जेस्ट मामाल बताना है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है आपको पता होना चाहिए। स्तनधारी वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो एलिफेंट होगा, गलत है, एलिफेंट नहीं होगा। लायन शेर होगा, नहीं होगा। टाइगर नहीं होगा। इसका राइट आंसर आएगा व्हेल। व्हेल मछली जो क्या काम करती है, सबसे बड़ा स्तनधारी है ये। सबसे बड़ा स्तनधारी मामाल्स होते हैं, स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। क्लियर हो गया? एलिफेंट, लायन, टाइगर नहीं आएगा, राइट आंसर आएगा व्हेल। ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन दी फिनोमिना ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर है वो चश्मा से रिलेटेड होता है। आपने सुना होगा प्लस का चश्मा होता है, माइनस का चश्मा होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब होता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है चश्मा वगैरह, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो ऑप्टिकल तंतु किस सिद्धांत पे काम करता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। रिफ्लेक्शन पे, परावर्तन पे बिल्कुल गलत है। रिफ्लेक्शन पे ये भी गलत है, अपवर्तन नहीं होता। ये ध्यान से सुनिए, रिफ्लेक्शन को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, रिफ्रैक्शन को बोलते हैं क्या बोलते हैं? अपवर्तन, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस को क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका क्या आएगा? हिंदी में नाम आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे। ऑप्टिकल फाइबर के मेरे बारे में बता दिया। ऑप्टिकल फाइबर चश्मा वगैरह से रिलेटेड होता है, जो भी लेंस वगैरह होते हैं, जो मिरर वगैरह होते हैं, उनसे रिलेटेड ये टर्म है। तो आपको पता चल गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस क्या होता है। आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा सी। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। द नोबल गैस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्कृष्ट गैस का नाम बताएं जो कैंसर रोग में प्रयोग होती है। उस गैस का नाम, उस नोबल गैस का नाम बताना है। नॉर्मल गैस नहीं पूछी इन्होंने, नोबल गैस पूछी है। तो नोबल गैस का नाम बताएं जो कैंसर रोग में प्रयोग होती है। तो कैंसर रोग में कौन सी प्रयोग होती है? ऑप्शन दे रखा है आपके सामने। हीलियम होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टोन होती है या रेडोन होती है। हीलियम होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टोन होती है, रेडोन होती है। दो क्वेश्चन पूछे गए आपसे, दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें ताकि आपका पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सही बताएगा उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। दोबारा बता देता हूँ, उत्कृष्ट गैस का नाम बताएं जो कैंसर रोग में प्रयोग होती है। हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन और रेडोन। इनके सिंबल बता देता हूं चलो। हीलियम का सिंबल होता है He, और आर्गन का होता है Ar, और क्रिप्टोन का होता है Kr, और रेडोन का होता है Rn। रेडोन का क्या होता है? Rn। इनके सिंबल बता दिए मैंने आपको, दोबारा सुन लो। हीलियम का He, आर्गन का होता है Ar, और क्रिप्टोन का होता है Kr, और रेडोन का होता है Rn। रेडोन का क्या होता है? Rn। आपको ये चारों के नाम बता दिए मैंने, ध्यान से देख लेना। हीलियम का He, आर्गन का Ar, क्रिप्टोन का Kr, और रेडोन का Rn। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे कराए गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1997 से अब तक पूछे गए हैं। ये पार्ट सेकंड था। इसी प्रकार इसका पार्ट थर्ड आएगा। पार्ट फर्स्ट को देखना है तो इसका लिंक है वो आई बटन में दे दिया गया है। पार्ट फर्स्ट को आप आई बटन में देख सकते हो, इसका लिंक आई बटन में दे दिया गया है। और पार्ट सेकंड अभी है, पार्ट थर्ड अभी कमिंग सून आने वाला है। तो आप इन क्लासेस को अच्छी तरह पढ़ें ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छी हो जाए। थैंक यू।